हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का एक और चैप्टर और नाम है उसका रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट जैसे नाम से क्लियर है आपका, इसमें रूरल एरिया के जो भी इलाके होते हैं, जो भी एरियाज हैं, उनका डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हम उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की साइड। रूरल डेवलपमेंट देखो, महात्मा गांधी ने भी यही कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इंडिया में रियल डेवलपमेंट चाहिए तो रियल डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, ये बात अलग है कि हाँ ये डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसके साथ एग्रीकल्चर और रूरल का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ग्रोथ करनी है ऑल ओवर तो इंडस्ट्री तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री का रूरल एरिया, इसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रूरल एरिया भाई, इंडस्ट्रीज हमारी अगर हम देखें तो रूरल एरिया पे पूरी तरीके से डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर कहाँ? रूरल में। इसका मतलब हमको रूरल एरिया का डेवलपमेंट पहले कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आखिर ये रूरल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, हम किन फैक्टर्स पर ध्यान दें जो रूरल का डेवलपमेंट हो। रूरल मीन्स जो विलेजेस हैं हमारे या फार्मर्स हैं हमारे, उनका, है ना। रूरल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तकरीबन 52% वर्क फोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रहता है। इतने लोग करीबन यहाँ पर काम करते हैं जिन्हें वहाँ पर काम मिल जाता है। ठीक है, और रॉ मटेरियल ये प्रोवाइड करते हैं हमको, बताया भी हमने आपको। ठीक है, और फूड ग्रेन्स, ये तो पता ही है आपको। खाने के लिए हमें सारा कहाँ से आता है? हमारे पास खाने के लिए वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, सेरियल्स हैं, पल्सेज हैं, सारी कहाँ से आती हैं? सब हमारे पास एग्रीकल्चर से आता है, इसलिए उसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये इश्यूज कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से हमको रूरल डेवलपमेंट कराना है? तो मेन बात होती है पहले लिटरेसी। आप लिटरेसी रेट अच्छी करें, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वो उतना अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्योंकि नई जितने भी मॉडर्नाइजेशन के बारे में या न्यू टेक्निक्स के बारे में जानकारी कैसे रहेगी, है ना, कैसे मिलेगी? अब जैसे मोदी सरकार कह रही है कि आने वाले 2030 तक आप वो 100% लिटरेसी कर देगी। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली इंडिया ग्रोथ कर जाएगा। उसके बाद हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी हेल्थ होगी तो फिर हम काम अच्छे से कर पाएंगे। लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, लैंड में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी दूर हो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो ना, इंटरनल फैसिलिटीज़, है ना, जैसे हमारी बैंकिंग, वो ट्रांसपोर्ट्स है, हमारे बैंकिंग की फैसिलिटीज़ उनको अच्छी मिलनी चाहिए। उसके बाद पॉवर्टी को रिड्यूस करें, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर पॉवर्टी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी तो अपने आप से रूरल डेवलपमेंट होने लगेगा। और आ जाते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, क्योंकि रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं। प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या चीज़ होती है? हमारी लैंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स है, इसलिए इस एरिया का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चले अब चलते हैं हम किधर साइड पे? हम चलते हैं हम रूरल क्रेडिट की साइड पे। ये रूरल क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट माने सबको पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट को सबको पता है क्रेडिट मीन्स लोन लेना। और लोन क्यों लेते हैं फार्मर्स? क्योंकि लोन लेते हैं फार्मर्स अपनी लैंड के लिए। लैंड में जैसे उनको बीज लगाने हैं, सोइंग करनी है, उसके लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, या फिर घर में किसी की सेरेमनी है, शादी करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी होती है जिसके लिए वो उनको लोन की ज़रूरत होती है और वो लोन लेते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है रूरल क्रेडिट। ये रूरल क्रेडिट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। सब कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होगा। लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जो 5 से लेकर 20 ईयर्स तक, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए। उसके बाद मीडियम टर्म 1 to 5 ईयर्स के लिए लिए जा रहे हैं, और ये होते हैं शॉर्ट टर्म जो 6 से लेकर 12 मंथ्स तक के लिए लिए जाते हैं। उसके बाद उनको रीपे कर दिया जाता है। क्वेश्चन अब यहाँ आ जाता है कि ये जो रूरल क्रेडिट है एक फार्मर कहाँ से अरेंज करता है? तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ये सोर्सेज को। एक तो होते हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर, इसको इंस्टीट्यूशनल भी कहा जाता है ना, वो सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल, और ये हो जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल सेक्टर।
ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि आपको पता ही है, ये इनफॉर्मल सेक्टर जैसे लैंड ओनर्स होते हैं, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनसे भी फार्मर लोन ले लेता है। पर ये क्या करते हैं, ये फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं उससे, है ना। जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो इलिटरेट होता है, उसको समझ नहीं आता है इतनी सारी चीज़ें। तो ये सारी इनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है इनफॉर्मल सेक्टर के साथ। इसलिए फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स भी कह सकते हैं उनको, ये यहाँ इंडिया में आए। इंडिया में ये आए सबसे पहले 1904, यानी कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इंडिया में बनी। 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1970 में मल्टी एजेंसी अप्रोच, फिर 1980 में 6 बैंक्स और एक्स्ट्रा नेशनलाइज किए गए, सिर्फ इसीलिए कि वो फार्मर्स को प्रॉपर तरीके से लोन प्रोवाइड कर सकें। चलते हैं अब ये जो हमने ये फॉर्मल सेक्टर्स हमने आपको बता दिए, अब इन फॉर्मल सेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं कि बहुत सारा नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं उधर साइड पे। चलते हैं भाई आगे। मनी लेंडर्स से तो भाई फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम थी क्रेडिट लेने में, तो फिर है ना इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ ये पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे। यहाँ पे ये बेटर हो सकते थे मनी लेंडर से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकी कुछ वीकनेसेस थी। हालांकि सोसाइटी बहुत अच्छी थी, प्राइमरी एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट बैंक थे इसमें, अच्छा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये लोग लोन दे देते थे फार्मर्स को, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर इतनी सारी आ गई क्योंकि इसमें वीकनेसेस इतनी थी कि फाइनेंशियली वीक थे ये लोग, इनके पास खुद के पास नहीं था फंड जो ये फार्मर्स को दे पाते, ठीक है। और क्या था, मैनेज बाय द लार्ज फार्मर्स। इनको मैनेज कौन कर लेता था, जो बड़े फार्मर्स होते जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो मैनेज कर देते थे, छोटे फार्मर्स रह जाते थे फैसिलिटीज से, ठीक। और क्या था, रीजनल इम्बैलेंस था, कहीं पर तो थी ये और इंडिया के हर पार्ट में नहीं थी, किसी किसी जगह पर ही ये ब्रांचेस खुली हुई थी, सब जगह नहीं था, तो रीजनली इम्बैलेंस था। और क्या था, रिकवरी ऑफ लोन तो बहुत ख़राब था, माने जो लोन दे दिया जाता था उसकी रिकवरी नहीं हो रही थी, मतलब लगातार। तो क्या होता है इससे क्या बैंक हमारी किस में जा रही थी, पूरी तरीके से लॉस में जा रही थी। और प्रॉब्लम होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का पूरी तरीके से अगर हम कहें कि यूटिलाइजेशन अच्छा करना चाहिए, वो ये लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए ये थोड़ी सी पीछे हो गई। तो एक और नई चीज़ निकल के आती है, ये आते कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक पूरे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए थे, डायरेक्ट एडवांस भी देते थे, इनडायरेक्ट एडवांस भी देते थे, दोनों एडवांस देते थे। लेकिन वीकनेसेस वही प्रॉब्लम आनी यहाँ पर भी शुरू हो गई। एक तो ये इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस, ये बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं था सब जगह एक साथ। जो स्टाफ था वो भी इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था, इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था जो हर चीज़ को कैरी कर सकता था, ठीक है। फार्मर्स इलिटरेट होते हैं, उनको सब बात बताना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए कॉमर्शियल बैंक का एक और सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया। और अब आ जाते हैं हम RRBs पर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल रूरल बैंक 1976 में ये बन गए थे फार्मर्स के लिए। ये बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये इंटरेस्ट लोअर रेट पर देते थे और अगर डिपॉजिट इनके पास फार्मर्स करते थे तो वो हायर रेट पर डिपॉजिट करते थे। यहाँ से फार्मर्स आराम से लोन ले सकते थे। लेकिन जैसे वही प्रॉब्लम इनके साथ भी थी, प्रॉब्लम इनके साथ क्या थी, वही रीजनल डिस्पैरिटीज़। इंडिया की मतलब छोटे छोटे जो जगह है वहाँ पर नहीं थे, ब्रांचेस नहीं खुल पा रही थी वहाँ पर, तो वहाँ वाले जो फार्मर्स थे वो इसकी फैसिलिटी से रह जाते थे। कंटिन्यूस लॉसेस, जो सेम अभी हमने आपको यहाँ पढ़ाया, कंटिन्यूस लॉसेस में जा रहा था, है ना। अच्छा, ओवरड्राफ्ट पड़े हैं ना, बस लॉस में, उसके बाद लॉस और मेथड ऑफ ऑपरेशंस जो ये करते थे फार्मर्स के साथ वो इनका अच्छा नहीं था। अच्छा, इन सब चीज़ों से एक बात हमारी निकल के आती है कि ये जो बैंक है हमारे, ये लॉस में क्यों जाती हैं। बात ये है लॉस में जाने की
कि ये लोन दे देती है। फार्मर को लोन की ज़रूरत होती है, फार्मर लोन को रीपे करने में बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड किस पर होते हैं? क्रॉप पर होते हैं। अगर उनकी क्रॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है इन केस किसी भी तरीके से, तो फिर वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाते। वो उस लोन के लिए एक और लोन, एक और लोन, एक और लोन, इस तरीके से वो लोन लेते जाते हैं और बैंक यहाँ पर लॉस में जाती चली जाती है। ना वो उभर पाते हैं और ना ये बैंक उभर पाती है। बस ये यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए तो रूरल डेवलपमेंट कर रहा है कि भाई रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये वाली सारी जो प्रॉब्लम हो जाती हैं ये बंद हो जाएंगी इनकी। ठीक है ना। चलते हैं आगे, ऐसे इकोसिस्टम पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे हम नाबार्ड को। चलो भाई नाबार्ड की साइड चलते हैं। नाबार्ड फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, बन करके तैयार हुआ था जुलाई 1982 में। 1979 में रिकमेंडेशन दिया था आरबीआई ने कि भाई अब, क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी आपको पढ़ा दिए रूरल बैंकिंग के लिए, उसमें कुछ ना कुछ सब में प्रॉब्लम थी। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, फार्मर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिल करके क्या बना दिया? नाबार्ड बनाया। ठीक है, कमेटी बनाई इन्होंने जिसकी ऑथराइज कैपिटल थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल 500 करोड़ थी, जिसका आधा पार्ट तो आरबीआई ने दिया था और आधा पार्ट गवर्नमेंट ने दिया था। ठीक है, नाबार्ड का जो आपका चेयरमैन होता है वो कौन होता है? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है हमेशा। ठीक है, ये अब नाबार्ड की जो फंक्शंस थे वो बहुत सही थे, बाकी सारी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन ये क्या था कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों ही टर्म के जितने भी जो लोन फैसिलिटीज़ थी ये सबको देते थे ये लोग। सबको मतलब जैसे उनको जब कॉमर्शियल बैंक थे या फिर जितने भी क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल थे हमारे जो हमने पढ़ाया आपको, उन सबको ये लोग लोन की फैसिलिटीज़ देते थे। माने उनके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी तभी तो वो फार्मर्स को आगे दे पाएंगे। इसलिए टू प्रमोट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देखो बाकी सब तो उन लोगों ने भी किया, इसमें इन्होंने क्या किया? रिसर्च और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी कराने स्टार्ट किए। ठीक है, और क्या करते हैं? टू सेंक्शन क्रेडिट लिमिट बना दी, इससे ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा दोगे तो क्या प्रॉब्लम होती है? फिर वो रिकवरी में दिक्कत हो रही है और जो बैंकें हैं वो सारी लॉस में जाती जा रही हैं। ठीक है, और चलते हैं एसएचजी से। कुछ आपने पढ़े होंगे आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये कुछ लोगों के बनाए हुए अपने हेल्प के लिए बना लेते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है जो आपस में एक दूसरे को विदाउट एनी इंटरेस्ट और कोई भी सिक्योरिटी रखे बिना एक दूसरे को लोन दे सकते हैं। तकरीबन इसकी जो लिमिट है वो 7 लाख तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी कहते हैं। छोटा क्रेडिट प्रोग्राम्स कह सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो उन लोगों को होने वाली जो प्रॉब्लम है उससे वो बच जाते हैं। कि अगर आप जाते हैं बैंक में भी जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इतनी सारी फॉर्मेलिटी होती है, उससे बच जाते हैं। आप उसमें आराम से लोन ले सकते हैं। तो ये सारी लोन लेने की फैसिलिटीज़ इसमें, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वीकनेसेस को हम दूर कर सकते हैं। वीकनेसेस को दूर करने के बाद फार्मर्स के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा और फार्मर्स जितना ज़्यादा अच्छा रूरल डेवलपमेंट होगा उतना ही ज़्यादा ग्रो होती जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की साइड पे। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग तो बहुत है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स प्रोडक्ट जो फार्मर्स बनाते हैं वो मार्केट में आते हैं और सेल होते हैं। जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस वहाँ से लेके वहाँ तक आने का पूरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, फार्मर्स जहाँ से सब शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन से लेकर के प्रोडक्शन कह रहे हैं, सोइंग से लेकर के, है ना, फार्मर काम करता है। फार्मर होलसेलर को देता है, होलसेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को ये चीज़ें पहुंचा देता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एग्रीकल्चर में जो बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा लगती है, भारी और बड़ा होता है ना। छोटा मोटा सामान तो होगा नहीं, तो स्टोरेज तो उसको चाहिएगा ना। और कैसा होता है? प्रोडक्ट कैसे होते हैं? पेरिशेबल नेचर के होते हैं। पेरिशेबल मतलब एक टाइम बाद वो खराब हो जाएंगे, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है,
पल्सेस को भी ले सकते हैं, वो भी खराब हो जाती है, पेरिशेबल नेचर के होते हैं। और क्या होते हैं, प्रॉब्लम स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्ड सेट करना होता है उनका, क्योंकि इसमें भी तो स्टैंडर्ड होते हैं ना कि भाई कौन से ग्रेड का है, कितनी अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि जैसा भी हम डालते हैं, मान जैसा बीज हम डालते हैं वैसे फसल होती है, तो उसको स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग देने का काम। तो ये इसमें कुछ इसकी फीचर्स कह सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। ये जो मार्केट होता है, इस मार्केट में प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम्स हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो कमियां हैं अपने इंडिया में वो ये हैं, अनएडेक्वेट वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस जान रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं, स्टोर है ना, इतना सारा सामान यहाँ निकल करके आता है, रखने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं है तो वो चीज़ें कहाँ बाहर पड़ी रहती हैं और वो ख़राब हो जाती है। और क्या है, मिडिल मैन का जो ये जो रोल प्ले करते हैं ना, ये फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। इसके बाद वो इस फार्मर्स ने इसको दे दिया, इसने जाने कितने लोगों को दिया, तब जाकर कंज्यूमर के पास पहुंचा, उतनी कॉस्ट उसमें बढ़ जाती है। मोर प्रैक्टिसेस इन द अनरेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन अनरेगुलेटेड जो भी मार्केट है उसमें मॉल प्रैक्टिसेस हो जाती है, चीज़ों को रख लिया गया, बाद में उसको प्राइसेस बढ़ाने के बाद उसको बेच दिया गया, ये सारे काम होते हैं। इम्प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए वेट है, ये सब कुछ करने के लिए ये इम्प्रॉपर है, कम कर दिया गया, कम तोल दिया गया, कम रख लिया गया, ये सारी चीज़ें वहाँ करी जाती हैं। लैक ऑफ फाइनेंस की कमी है ना, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन की भी मार्केट की कमी रहती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। और क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमारे होनी चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं करे? नहीं, डेफिनेटली कर रही है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये गवर्नमेंट ने इसके लिए उठा के हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेगुलेटरी मार्केट, लगातार रेगुलेटरी मार्केट आपने देखा होगा, जैसे कि वो हरियाली होती है, किसान बाजार होता है, वो होता तो इसी चीज़ के लिए ही है ना, कर रही है ना गवर्नमेंट इन्हीं लोगों के लिए। और प्रोविज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को और अच्छा करने के लिए प्रोविज़न किए जा रहे हैं। प्रोविज़न माने रिजर्व्स रखे जा रहे हैं, एक जगह पैसा रखा जा रहा है उठा करके। कोऑपरेटिव मार्केट बनाए गए हैं जहाँ पर फार्मर्स का सामान सेल करा दिया जाता है प्रॉपर, तो फिर उनको भी नुकसान नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए और तरीके के और जो जितना गवर्नमेंट कर सकती है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया। चलते हैं डाइवर्सिफिकेशन की साइड। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है एग्रीकल्चर का? डाइवर्सिफिकेशन की साइड है ना। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? तो डाइवर्सिफिकेशन होता है कि एग्रीकल्चर फोर्स कौन? जो लोग एग्रीकल्चर पर काम करते हैं उसका, आप समझ लीजिए अगर सिंपल वर्ड, मिग्रेट हो जाना है ना, कि वो वर्क फोर्स एग्रीकल्चर पर ही ना काम करके कहीं और भी काम कर ले। डेट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन को अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट में या दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो क्रॉप प्रोडक्शन में होता है डाइवर्सिफिकेशन, और एक होता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्शन में अपने यहाँ जैसे इंडिया में होता है, तो क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि क्रॉप को बदल के, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एसएसटी में आपने पढ़ा होगा, रोटेशन वाइज चेंज करते रहना, अभी रबी की हो रही है फिर खरीफ की हो रही है और बीच में जायद भी हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि इसको मोनोक्रॉपिंग सिस्टम भी कहा जाता है, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये तो अलग चीज़ रही। ये आ जाता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब जैसे जितने भी जो लेबर हैं जो फार्म पे काम करते हैं, वो फार्म पे काम ना करके कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो उधर से लेबर फोर्स जो बर्डन है उसके ऊपर वो वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना माने इनकम इतना नहीं है ना, वहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है, तो इसलिए नॉन फार्म एक्टिविटी पर प्रेशराइज किया गया और कहा गया कि उधर से हट करके आप और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी काम कर सकते हैं, उसे कहा गया डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अच्छा है ना, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज तो क्यों किया गया? रिड्यूस रिस्क फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से होने वाले जो भी हमारे लॉसेस होते हैं या रिस्क होती है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर कैसा होता है ना, माने वो अनसर्टेन होता है, पता नहीं इस बार कितनी क्रॉप होगी और उसके बाद क्या होगा, तो उसको रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए
सस्टेनेबल लिवलीहुड, भाई सस्टेनेबल लिवलीहुड माने आप समझ रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के, ऐसे लिवलीहुड है कि हम आगे वाली जनरेशन के लिए भी हो जाएगा जो काम हम इसमें इस टाइम शुरू कर देंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का, राइट। और क्या कर सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है भाई, है ना। तो जरूरी नहीं हम सिर्फ फार्मिंग का काम करें, हम नॉन फार्मिंग के काम भी कर सकते हैं, तो वो जो बैलेंस है इकोलॉजिकल हमारा प्रॉपर बना रहेगा। फिर ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की साइड चलते हैं। तो पहले होती है जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और पोल्ट्री। एनिमल हस्बेंड्री आप जानते हैं, जितने भी लाइव स्टॉक होते हैं उनका पालन पोषण करना, उनको टेक केयर करना, ठीक है। तो अपने अपने इंडिया में बहुत होता है सारे काम, जैसे काव है, गॉट है, ये सबको पाला किया जाता है ना। और फिर डेयरी फार्मिंग, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट के लिए, या फिर पोल्ट्री, है ना, एग का काम बहुत बड़ा होता है, ये चिकन्स का काम बहुत बड़ा है। इसमें जो दूध का प्रोडक्ट था उसमें ऑपरेशन फ्लड आया था गुजरात में, काफ़ी गुजरात में समझ लीजिए दूध प्रोडक्शन के नाम पे, मिल्क प्रोडक्शन पे काफ़ी उसका मतलब हम कह सकते हैं एक मेन रोल प्ले करता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी वेरी लो, यहाँ पर थोड़ी सी लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्टिविटी है ये हमारे यहाँ बहुत कम है। लाइव स्टॉक माने जानवर, एनिमल्स, उनकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम है। तो कुछ सॉल्यूशन भी बता रखे हैं कि वेटरनिटी केयर उनकी होनी चाहिए। वेटरनिटी केयर मतलब उनकी देखभाल, उनके लिए प्रॉपर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे उनमें होने वाली जो बीमारियां हैं उसको हम कंट्रोल कर सकें। और क्या होता है, प्रमोशन ऑफ द गुड ब्रीड, गुड ब्रीड को प्रमोट कर रहे हैं हम। गुड ब्रीड मतलब समझ रहे हैं ना, उनकी जो नस्लें होती हैं, जो उनकी जातियाँ होती हैं, क्योंकि फिर जो आने वाली जनरेशन है वो भी अच्छी होगी, राइट। और अंत क्रेडिट फेसिंग, यहाँ पर हम क्रेडिट, इसको क्रेडिट फैसिलिटी भी यहाँ पर उनके लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइव स्टॉक आता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो क्रेडिट की फैसिलिटी भी यहाँ पर हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से होने वाली प्रॉब्लम को हम बहुत हद तक यहाँ से दूर कर सकते हैं। और आ जाते हैं फिशरीज। फिशरीज तो समझ रहे हैं ना, फिश को जो पकड़ने वाला काम होता है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है ये पूरी फिशरीज की। और जैसे नाम से क्लियर है कि भाई फिश कहाँ होंगी, ज़्यादातर पानी में होंगी, है ना, ज़्यादातर नहीं पानी में ही तो होती हैं। तो इसका मतलब ये कोस्टल एरिया जो है अपने इंडिया में, वहाँ पर ये फिशरीज का काम बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इंडिया, और देखो हमने लिखा भी है कि इंडिया इसमें सेकंड रैंक पर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन जो फिशरमैन होते हैं वो क्या है, फिर भी वो कैसे होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, क्योंकि और इसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर पाते, राइट। इलिटरेट होते हैं क्योंकि वो, फिर क्या होते हैं, इंडेटनेस, वो डेट्स में फंस जाते हैं, देन उनकी इनकम भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि और कुछ काम ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। देन सोल्यूशन हम इनको क्या दे सकते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाए, कुछ ट्रेनिंग सेंटर, कुछ और कामों में इनको एंगेज करा सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको जहाँ तक हो सके उसे नीड्स टू बी कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। चलते हैं आगे हॉर्टिकल्चर की साइड। तो हॉर्टिकल्चर जानते हैं मैंने सीरियल्स के अलावा और जो भी हमारी पल्सेस के अलावा, यानी कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, ऑयल सीड्स है, इस टाइप की जो भी हम क्रॉप होती है वो सब हमारी किस में आती है, हॉर्टिकल्चर में आ जाती है ना। तो हॉर्टिकल्चर क्यों, क्योंकि ये फूड भी है, इसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा, और इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सॉल्यूशन दे सकते हैं इसको हम, मोर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोर, मार्केट की फैसिलिटी उनको दे सकते हैं हम, है ना। कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी क्यों, क्योंकि जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो हम उसमें सेव कर सकते हैं, तो ये खराब नहीं होंगे, ठीक। और आ जाते हैं कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री आपको पता है, ये जो समझ लीजिए जैसे लघु उद्योग होते हैं ये वो हो जाते हैं। इसमें स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है, ब्लीचिंग है, और जो लेडीज़ हैं अब अचार, पापड़, मुरब्बे, मैट बनाने का काम है, या फिर वो और भी कुछ जो घर में बनाती हैं चीज़ों को वो बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप के काम वो इसमें आ जाते हैं सारे, इसमें स्पेशली लेडीज़ के लिए हो गया ये सारा, ठीक है। और आ जाते हैं एक और चीज़ की साइड, ये होता है हमारा आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अब हर एक विलेज में होना, मैंने एक समझ लीजिए हमारी नेसेसिटी बन गई है कि ये होना चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब उसके लिए भी कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं, जैसे नॉलेज एम्बेडेड है भाई, ये ना आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी डेफिनेटली, क्योंकि अब आज का जो टाइम आ गया है वो ऐसा आ गया है कि आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी, इसलिए हर विलेज में आईटी का होना कंपलसरी हो गया है। वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है ना, फार्मर्स को भी पता चल जाएगा कि कब मौसम कैसा होने वाला है, क्या होगा।
लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में, जो नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में अपडेट होते रहेंगे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी, क्योंकि आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है, यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आई थिंक आपको डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर क्लियर हो गया। डाइवर्सिफिकेशन के बाद लास्ट पॉइंट अपने चलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की साइड पे। चलते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की साइड, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा सिस्टम होता है जो मेंटेन करता है, एनहेंस करता है और रिस्टोर करता है किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस को। मैं कैसे? देखो, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर किसी भी तरीके के किसी भी पेस्टिसाइड्स को या फिर केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मेंटेन करते हैं, एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं और रेस्टोर करते हैं किसको? इकोलॉजिकल बैलेंस को। क्योंकि यहाँ पर फूड पूरी तरीके से कैसा होता है? सिक्योर्ड होता है, क्योंकि हम उससे प्योर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड अब ऑर्गेनिक फूड की जितनी डिमांड है वो अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती आ रही है, क्योंकि लोग अब अवेयर हो गए हैं उस चीज़ के लिए। पहले नहीं था, लेकिन बहुत पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी और क्रॉप इतनी नहीं हो पाती थी, तो उन्होंने पेस्टिसाइड्स को और केमिकल्स को उसमें यूज़ करना स्टार्ट किया। वो यूज़ करने से क्रॉप का जो ईल्ड होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, वो बहुत सारा आता है। जैसे अब आप देखते हो किसी भी सीज़न में कोई भी फ्रूट आ जाता है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते थे। बस वही हुआ। उसके बाद अब क्या होता है, उससे जब से केमिकल अगर हमने यूज़ किया है, तो केमिकल क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये सॉइल को, वाटर और एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न होते हैं। क्यों? आपने जो सॉइल होती है, आपने सॉइल के अंदर केमिकल जो थी, आपकी फर्टिलाइजर थी, आपने उसको उसमें डाल दी, सॉइल पोल्यूट हो गई। वाटर उसमें डाला, वाटर भी पोल्यूट हो गया। ठीक है, और उससे मिलने वाली जो हवा होती है, तो उससे एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी उसको डालने से धीरे धीरे कम होती जाती है, और वो घुल करके आपके फूड प्रोडक्ट को भी इंजर्ड कर देता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, क्योंकि हम उसे कंज्यूम करते हैं फिर। ठीक है, बहुत सारे डिसीजेस का कारण हो जाता है। इसलिए क्या हुआ था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी होती है कि इनएक्सपेंसिव होती है, इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फिर कौन से वाले भाई क्या यूज़ करेंगे, तो उसमें मैनर होता है ना, मैन्योर जो काउ डंग, वो उसमें यूज़ किया जाता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इकोसिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए, सही अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, और चलते हैं फार्मर्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्म मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके भाई एडवांटेजेस क्या क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? तो आ जाता है, एक तो इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है इसमें, क्योंकि महंगे पेस्टिसाइड्स, महंगे केमिकल्स तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे, इसलिए सस्ता है। फिर आ जाता है जनरेट इनकम, अच्छी इनकम तो होती है, क्योंकि अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से बने हुए फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर इनकम भी जनरेट हो रही है। देन आ जाता है हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, इससे मिलने वाला जो खाना होता है वो बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और देन टेस्टी भी है। सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है? तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी कि ना, इसमें लेबर इंटेंसिव हो जाता है, ज़्यादा काम हो जाता है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत हद तक दूर हो सकती है। देन एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो है ही भाई। देन सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी को भी बना करके रखता है। ठीक है, अब हर किसी के साथ थोड़े से लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस तो होते ही होते हैं। चलते हैं थोड़े से लेस यील्ड, मेन प्रॉब्लम है भाई। इस एक्चुअली क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो बनने वाला जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। अभी हमने बताया ना, जैसे केमिकल्स जब हम यूज़ करते हैं, तो केमिकल यूज़ करने में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो यील्ड हमारी थोड़ी सी कम आती है, तो फार्मर्स को प्रॉब्लम होती ही होती है, और जी स्पेशली स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा, शॉर्टर शेल्फ लाइफ, उससे बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनकी लाइफ कम होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
है ना। और अगर हमने जैसे पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल के ऊपर और ये लोग वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, तो वैक्स की कोटिंग करने से क्या होता है कि एप्पल मतलब शाइनी भी और सुंदर भी लगता है और बहुत टाइम तक ऐसे ही बना रहता है। पर वो अगर हमने डायरेक्ट कंज्यूम किया तो वो हमारे लिए हार्मफुल तो होगा ही होगा ना, डेफिनेटली हो जाता है। और क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। ना फार्मर्स है ना जो भी पीपल है वो भी अवेयर नहीं। अगर वो लोग चाहें, हम लोग चाहें कि नहीं हमको सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही यूज़ करना है, तो डेफिनेटली फार्मर हमारे लिए करेंगे ही करेंगे। तो अवेयरनेस की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड नोट्स आपको बहुत जल्दी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, रिवाइज करें, देन टेक केयर एंड गुड बाय।